नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाइव क्लास सीरीज। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास एग्जाम सीरीज 482 नंबर लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, जी हाँ, यहाँ पर ये 482 नंबर सीरीज का फर्स्ट पार्ट रहेगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे 1500 क्वेश्चंस। तो जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलते हैं वो क्वेश्चंस जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में आज हम करेंगे यहाँ पर फिजियोथेरेपी, मसाज, फर्स्ट एड और स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर फिजियोथेरेपी के, मसाज से और आपके फर्स्ट एड और साथ में आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन के 500 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के। स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द है वो कब आया है? तो यहाँ पर ये शब्द जो पहली बार यूज़ किया गया है 1928 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक में आपका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि FIMS का फुल फॉर्म क्या बनता है? तो यहाँ पर FIMS का फुल फॉर्म बनेगा फेडरेशन इंटरनेशनल द मेडिको स्पोर्टिव। जी हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ओलंपिक से डोप टेस्ट शुरू किया गया है? सो डोप टेस्टिंग जो आपकी शुरू हुई है वो आपकी शुरू की गई है 1968। जी हाँ, 1968 मैक्सिको ओलंपिक। और मैक्सिको ओलंपिक वही है जहाँ पर सिंथेटिक का ट्रैक है वो पहली बार यूज किया गया है। इसके साथ में यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो डोप टेस्ट शुरू तो हुए थे, लेकिन जो वाडा है भाई, तब तक वाडा नहीं बनी थी। वाडा की जो स्थापना की गई है वो 1999 के अंदर की गई है, ठीक है। और सन 2000 से जो डोपिंग के खिलाफ आपकी ओथ ली जाती है वो भी सन 2000 में शुरू की गई है। और जो आपकी वाडा से एफिलिएटेड होती है आपकी नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो इसकी स्थापना की गई है भारत में 2005 के अंदर। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लीजिएगा। लेकिन जो डोप टेस्ट है वो आपके शुरू हो गए थे कहाँ पर? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। और जो सबसे पहला आपका डोपिंग का केस पाया गया था, मीन्स जिस खिलाड़ी को यहाँ पर प्रतिबंधित दवा या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे मादक पदार्थों का सेवन जो काफ़ी हानिकारक है, सो वो आपको बताया गया है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मिल रहा है। किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया? तो ये 1960 रोम ओलंपिक के अंदर पाया गया था, जहां पर मिल्खा सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक ये भी याद रखिएगा कि मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 4th प्लेस पे रहे थे अपने इवेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि IASM का फुल फॉर्म क्या बनता है? सो IASM का फुल फॉर्म बनेगा इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्टिव मेडिसिन, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एथलेटिक ट्राई एंगल से क्या तात्पर्य है? एथलेटिक ट्राई एंगल से, जी हाँ, एक तो होता है वीमेन एथलीट ट्राइड्स, ठीक है, एक तो होता है यहाँ पर क्या, वीमेन एथलीट ट्राइड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर एथलेटिक ट्राई एंगल, एंगल का मतलब क्या है कि ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित। सो यहाँ पर एथलेटिक ट्राई एंगल का मतलब ये है कि आप जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है उसके लिए एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी हैं, उसका कोच के साथ साथ में, पेरेंट्स के साथ में, आप कह सकते हैं कि तीनों जगह पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर तीनों जगह पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, खिलाड़ी उस चीज़ को अपने कोच से छुपाता है और परफॉर्मेंस है वो इन्हांस नहीं हो पाती। परफॉर्मेंस में, लर्निंग में आप कह सकते हैं प्लेटू आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एथलीट
ठीक है, आपका यूज किया गया ट्राइएंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे नापी जा सकती है। सो हृदय की गति मापने के लिए आप क्या करें, वैसे तो आप 60 सेकंड तक भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि विद इन आप 6 सेकंड काउंट करें और उसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद में आपकी जो हार्ट बीट आएगी वो आपकी एक्चुअल हार्ट बीट आ जाएगी। ठीक है, और 1 मिनट में आपकी जो हार्ट बीट है वो 72 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, होनी चाहिए का मतलब इट्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, किसी की 60 भी हो सकती है, अगर हुसैन बोल्ट की तरह आप हैं सो हो सकता है मे भी आपकी 55 या फिर 50 में ही हार्ट बीट काम कर रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 फ़ारेनहाइट के अंदर कितनी सेंटीग्रेड होते हैं। तो 100 फ़ारेनहाइट के अंदर आपका 38.5 डिग्री 7 आपका बन जाएगा। ठीक है, 38.5 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर टेम्परेचर बनेगा, और वैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर आप इसमें, ठीक है, 98 पॉइंट, देखिए भाई दोनों ही चीज़ें आपको लिखी हुई मिल सकती है, 98.6 फ़ारेनहाइट भी बनता है। यहाँ पर जो आपका डिग्री सेल्सियस बनेगा ये बनेगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपका पूरा एग्जैक्ट 30 डिग्री सेल्सियस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवधि के आधार पर जो चोट है उसको कितने पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 पीरियड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी शॉर्ट है, मीडियम है और लॉन्ग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकृति के आधार पर चोटों को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 2 हैं, जिसमें आपकी एक तो कह सकती है ओपन और एक क्लोज। ओपन का मतलब होता है जहां पर आपको खुला घाव दिखाई देता है, और क्लोज का मतलब होता है जहां पर कोई भी किसी भी तरह का आपको घाव मीन्स खुला घाव है नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन में कि खेल के मैदान चोटों से बचने की खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम क्या है। सो सबसे अहम आपका रहेगा कि आपकी फिटनेस कैसी है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से डेवलप किया है, सो यू कैन अवॉइड द इंजरीज ड्यूरिंग प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब मीन्स सबसे मेन आप किसको लेते हैं, प्राइमरी आप किस चीज पे काम करेंगे। सो प्राइमरी, जी हाँ, जब भी किसी को स्प्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, कंट्यूजन, इस तरह की जो इंजरीज है, तो इसमें आप राइस थेरेपी का आपको यूज करना है। राइस में आपका इसकी जो फुल फॉर्म है इसमें आपका बनेगा, आर से बनेगा राइस, आर से बनेगा रेस्ट, आई से बनेगा आइसिंग, और सी से बनेगा कंप्रेशन, और ई से बनेगा एलिवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द को कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उस बैंडेज को क्या नाम दिया गया। तो उसको टोर्नियो की नाम दिया गया है, जिसके आप अंदर क्रैप बैंडेज आपने देखा हुआ यूज करते हैं, गर्म पट्टी जिसको आप बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि डायफ्राम मांसपेशी के अंदर, जहां डायफ्राम जो आपकी मसल्स है, अगर उसमें क्रैम्प आ जाए तो उसको क्या नाम दिया है। सो इसे नाम दिया गया है स्टिचेस। और कई बार आपने जरूर ध्यान में दिया होगा कि आप 1500 मीटर है या फिर आपका स्टेमिना अच्छा नहीं है, आपके राइट हैंड साइड में, जी हाँ, राइट हैंड साइड में बिल्कुल लीवर के नीचे आपको पेन महसूस होता है जब आप लंबा भागते हैं। ठीक है, और आप बोलते हैं कि सर नहीं भागा, तो इट मीन्स कि वो आपको क्रैम्प आने की सिचुएशन, एक तरह से कह सकते हैं सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है। तो जी हाँ, अगर आपको तीखा दर्द महसूस होने लगा तो ये हो सकता है मे बी आपको स्टिचेस होना शुरू हो गया, मसल्स में आपका क्रैम्प आना शुरू हो गया, जो डायफ्राम की आपकी मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन किसको कहा जाता है। तो स्ट्रेन कहा जाता है यह मांसपेशी तथा आपका टेंडन, जी हाँ, जो आपकी मसल्स है, टेंडन है, या तो उसमें चोट लग जाए या फिर वो अचानक से, या फिर कह सकते हैं सडनली उसके जो मसल्स फाइबर है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाए। ठीक है, मांसपेशियों का पुल हो जाना, खिंच जाना ही यहाँ पर स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स है वो आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन, जी हाँ, जो चिकित्सा विज्ञान के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाने में यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। सो खेल चिकित्सा का अर्थ पूछा गया वही आपसे, तो एक तो होता है कि बिफोर द गेम्स, ठीक है, ड्यूरिंग द गेम्स, और यू कैन से व्हेन यू आर गेट द ट्रेनिंग ऑन दैट टाइम, और व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन दैट टाइम व्हाट यू गेट द इंजरीज। ठीक है, आपको जो चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए,
भाई जितना हो सके आपको जो चांसेस बन रहे हैं इंजरी होने की उसको रिड्यूस किया जाए। खेलों से पहले आपको किस तरह करना पड़ेगा, आप वार्मिंग अप करेंगे, आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करते हैं, प्रशिक्षण के दौरान आप ध्यान में रखते हैं कि आपका पूरा मेंटली और फिजिकली आप ग्राउंड पे रहें, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, रूल्स हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइजेज करने के भी रूल्स होते हैं तो उनको भी आप फॉलो करें, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें, और प्रतियोगिता के समय आपको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाना है, अगर आपको कोई भी चोट लगती है, इंजरी लगती है तो उससे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका खेल चिकित्सा के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों की, जहाँ खेल चिकित्सा संबंधित है खिलाड़ियों के क्या बचाव करने में, जहाँ खिलाड़ियों का बचाव करें और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करें। क्योंकि मेन देखिए, आप अगर फर्स्ट एड एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है एज लाइक फर्स्ट एड, जहाँ फर्स्ट एड जैसे हम देते हैं ना, तो ठीक वैसे ही जो आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो खिलाड़ियों के लिए क्या करेगा, वो खिलाड़ियों की जान को जोखिम में ना डाला जाए उस तरीके से आप किस तरह से चोट को बचा सकते हैं, ठीक है, चोट को कम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं और हेल्थ आपकी कैसी रहे। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर अभी हम जो वाडा और नाडा की बात करते हैं, सो ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि जान आप जोखिम में ना डालें लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ एक मेडिसिन को प्रोहिबिटेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं। सो खेल चिकित्सा का जो दल होता है उसके अंदर आपके कह सकते हैं कि जो आपके जो जर्नल आपके फिजिशियंस हैं वो शामिल रहेंगे, ठीक है। आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है और जो आपके सर्जन्स वगैरह है, ठीक है, जो आपको एक तरह से कह सकते हैं जो मालिशिंग वगैरह, ठीक है, या फिर फिजियो का काम करते हैं वो आपके शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल चिकित्सक परिचित होता है। सो खेल चिकित्सक जो होगा या फिर खेल चिकित्सा में या फिर कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपको किस चीज़ से परिचित होना पड़ेगा। एक तो आपको सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, जहाँ जो मीन्स आपको बेसिक आपकी ज़रूरतें क्या है, बेसिक नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है जिससे आप किसी भी चोट को या फिर कह सकते हैं जो चोटों की संभावनाएं होती हैं उनको कम कर सकें। दूसरा, आप डाइट कैसे प्लान करेंगे। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डाइट के कंपोनेंट्स कौन कौन से और कितनी डाइट और किस खेल के अंदर कितनी चाहिए। एक दूसरा इसके अंदर आएगा कि जो कार्य चिकित्सक के सिद्धांत, जी हाँ, मीन्स जो आपके कह सकते हैं कि जो मेडिकल एड्स देने वाले आपके जितने भी कह सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके कार्य क्या है, उनके रूल क्या है, ठीक है, उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उनको किस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके एक खेल चिकित्सक के दायरे में आती है। दूसरा इसके अंदर कि आपको स्पोर्ट्स की जो स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांत, मीन्स आपके हेल्थ रिलेटेड आपके जितने भी साइंसेज है उसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। मीन्स अगर घुटने में चोट लग गई तो आपको किस तरह की करेक्टिव एक्सरसाइज करवानी है, किस तरह की आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, किस तरह की आपकी चोट का टाइप रहेगा, उसके लिए ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आपको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसके सिद्धांत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया है। सो खेल चिकित्सा कांग्रेस, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन कांग्रेस का जो गठन किया गया वो सेंट मॉरिस स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है। सो जी हाँ, यहाँ पर आप इंटेंसिटी कितनी रखते हैं, ठीक है, आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो इसको कहा जाता है पिरामिड ट्रेनिंग, ठीक है। और पिरामिड ट्रेनिंग में अगर पिरामिड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का आपका पिरामिड बनता है। मीन्स यहाँ पर ब्रॉड में आपको बेस में आपको बहुत सारी एक्सरसाइजें मिलेंगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आपका कह सकते हैं जो इंटेंसिटी है और के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है। सो इसको कहा जाता है आपका टेम्पल ऑफ ट्रेनिंग। क्या भाई, इसको नाम दिया गया है टेम्पल ऑफ ट्रेनिंग का। चलिए एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तक नेटवर्क है वो ठीक ठाक पहुंच रहा होगा अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों ने प्राप्त किया है। तो जी हाँ, कौन से ऐसे कह सकते हैं कि धावक है, तो ये रूस के धावक हैं, रूस के ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिस्टेंस रनिंग करते हैं जिन्होंने पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू किया है, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी पिरामिड आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको एक तरह से बनाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पैरेलल ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर हीट ट्रेनिंग दी जाती है? अधिकतम तापमान पर मीन्स आपका जो टेम्परेचर है उसको हाई रखा जाता है और तब आपको सिखाया जाता है, तो इसको हीट ट्रेनिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक धावक द्वारा मांसपेशीय पीड़ा, मांसपेशीय सूजन तथा मांसपेशीय संकुचन के दौरान स्ट्रेस होने की स्थिति को क्या कहते हैं? सो इसको कहा जाता है मसल सोरनेस। मसल सोरनेस का मतलब है कि आपको पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी उसमें हो रही है और आपको कॉन्ट्रैक्शन करने में या फिर कह सकते हैं जो रिलैक्शन करने में, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मसल सोरनेस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशी के एक अधिकतम सीमा से अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम किस नाम को उसको क्या नाम देंगे? सो अगर आपके मांसपेशी के अंदर, मसल्स के अंदर अगर आपका एक जो आप कह सकते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स, इफ यू हैव गेट द टेंशन और एनी स्ट्रेस इन योर मसल्स, सो वी कैन से दैट इज मसल पुल। जी हाँ, इसको नाम दिया गया है मसल पुल का अगर आपकी मसल्स के अंदर कोई भी स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाना या फिर ओवर यूज के कारण हो जाए तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? अब कोहनी की हड्डी से जुड़ी हुई जो आपकी मांसपेशी का टेंडन है उसमें जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका टेनिस एल्बो। अब दो तरह की आपकी इंजरी होती है इसमें, एक तो होती है टेनिस एल्बो और एक होती है आपकी गोल्फ एल्बो। अब याद रखिएगा कि जो आपकी कोहनी पे होने वाली इंजरी है एक तो टेनिस एल्बो और एक गोल्फ एल्बो। गोल्फ एल्बो में मेनली जो गोल्फ के खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर ये इंजरी देखी जाती है और जो टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो की जो इंजरी है आपकी टेनिस और बैडमिंटन के खिलाड़ियों में ज़्यादातर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों का जो क्रैम्प होता है या फिर कह सकते हैं जो मसल्स में आपको क्रैम्प फील होता है, तो इसका रीज़न क्या है? सो सबसे पहला कारण है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि हीट है और उस हीट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोलाइटिक है वो कम बन रहा है, ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो आपका अच्छे से काम नहीं कर पा रहा या फिर ये कह सकते हैं कि आपका लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा बनेगा। दूसरा है आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर आपका बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है और इसके साथ में जो सोडियम क्लोराइड है मीन्स नमक है, ठीक है, ये कम हो जाएगा जिसकी वजह से पोटेशियम कम होने की वजह से, मैग्नीशियम कम होने की वजह से, बिकॉज डिहाइड्रेशन की आप प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। तो मेनली आपका इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। दूसरा इसके अंदर की जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन आपका पहुंचना चाहिए, पोटेशियम आपका जो पहुंचना चाहिए, मैग्नीशियम जो आपका पहुंचना चाहिए, उससे आपकी मसल्स में कमी आ जाती है। अगर मसल्स के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई है तो भाई ऑब्वियसली आपको क्रैम्प आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में खिंचाव या फिर क्रैम्प आना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कंटिम्यूशन का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि डायफ्राम, देखिए डायफ्राम के अंदर जो डायफ्राम, देखिए भाई ऐसे आपके लंग्स रहेंगे, कुछ इस तरह के आपके लंग्स है। चलिए मैं लंग्स बनाने की कोशिश करूंगा। भाई देखिए ये आपका एक लंग्स हो गया है, ठीक है, फिर एक ये वाला लंग्स हो गया, थोड़ा बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा डायफ्राम रहता है। अगर डायफ्राम में आपको फील हो रहा है तो इसको नाम दिया गया है स्टिचेस, ठीक है। और अगर आपकी मसल्स या फिर ये कह सकते हैं जो एब्डोमिनल रीजन्स की जो आपकी मसल्स है उसमें क्रैम्प आता है तो उसको हम कंटिन्यूशन का नाम देते हैं। तो एक तरह से थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकली या फिर साइंटिफिकली ही डॉक्टर ही बता सकता है कि इसके अंदर कौन सा आपको ये चीज़ फील हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक का मतलब होता है कि आपकी मसल्स है आपकी बिना इच्छा के कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, मीन्स इनवॉलेंट्री रूप में, मीन्स आप नहीं चाहते कि उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें आपका क्रैम्प, ठीक है, इसको हम मेनली हम क्रैम्प के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। मीन्स मांसपेशी है जो आपकी स्केलेटन मसल्स है वो आपकी इच्छा के बगैर संकुचन करना शुरू कर दे तो इसको क्रैम्प का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? टेंडन, जी हाँ, टेंडन है वो अधिक बल मीन्स ओवर स्ट्रेंथ, ओवर यूज ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी वजह से मसल अगर खिंच जाए तो उसे मसल पुल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। लिगामेंट
के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है? सो लिगामेंट का खिंच जाना, ठीक है, या फिर ट्विस्ट हो जाना, या फिर उसका रैप्चर होना, फट जाना, ये आपका कहलाता है स्प्रेन, ठीक है, मोच इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन के तंतु मीन्स जो फाइबर हैं उनके अचानक से खिंच जाने को क्या कहा जाता है? तो टेंडन के जो आपके फाइबर हैं अगर वो ओवर स्ट्रेच हो जाए या फिर उसके अंदर स्वेलिंग आती है तो उसको टेंडेनाइट्स नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर से प्रहार से मांसपेशी में सूजन आना तथा रक्त है वो जम जाना। भाई आपकी सूजन आ जाएगी और जो रक्त है वो अंदर ही जम जाएगा, तो उससे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, उसको हम वैसे तो गुम्मड़ कह देते हैं, ठीक है, उसको नाम दिया गया है कंट्यूजन, ठीक है, कंट्यूजन इसको कहा जाता है। और मेनली आपने कई बार देखा होगा जब आप बचपन में जरूर गिरे होंगे, सर पे आपको कोई भी चोट लगी होगी, गुम्मड़ बन के आया होगा, तो उसको कंट्यूजन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जॉइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए तो क्या होगा? भाई जो जॉइंट है मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एक आपका जॉइंट है वो सॉकेट बना रहा है और दूसरा है आपका हेड बना रहा है और वो डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, डिसलोकेट हो जाए तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो भाई इसको डिसलोकेशन ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जॉइंट के साइनोवेल नामक तरल जो आपका साइनोवेल फ्लूइड होता है अगर वो भरे जाने के स्थान पर आपका सूजन आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? भाई अगर जॉइंट जहां पर आपका साइनोवेल फ्लूइड है तो अगर उसमें स्वेलिंग आती है तो उसको साइनोवेट्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप में टूट जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको फ्रैक्चर कहा जाता है, अस्थि भंग, ठीक है, फ्रैक्चर। नेक्स्ट, शरीर के हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहा जाता है? अगर शरीर में आपका रक्त कहीं पे जमता है तो इसको हेमाटोमा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? अगर आपकी मांसपेशी के अंदर या फिर आपकी स्किन के अंदर कोई भी कट लगता है विद द शार्प एज और शार्प मेटल, सो वी कॉल दैट इज लैक्रेशन। ब्लेड लग जाना या फिर आपका चाकू से या फिर कोई धारदार आप कह सकते हैं कोई ऐसी वस्तु है, ठीक है, मेटल है, जिससे आपको कोई भी आपकी जो स्किन है दो भागों में डिवाइड होती है तो उसको लैक्रेशन कहा जाता है। चमड़ी पर रगड़ लग जाना, अब चमड़ी पर देखिए रगड़ कहाँ पे लगेगी? या तो आप ग्राउंड पे गिरे हैं या फिर आप मतलब किसी चीज़ से घसीटते हुए चले गए, ठीक है, या फिर हो सकता है मे भी आप कहीं पे मीन्स रफ आप ड्राइविंग कर रहे हो उस टाइम पे आप जैसे सड़क पे गिरे, सो आपकी जो ऊपरी त्वचा है वो निकल जाती है, ठीक है, टुकड़ों के अंदर निकल जाती है, आपने देखा भी होगा, सो उसको एब्रेशन नाम दिया गया, ठीक है, रगड़क इसको हम वैसे कहते हैं, ठीक है, रगड़ लगना आपकी चमड़ी पर रगड़क कहा जाएगा भाई, ठीक है, हिंदी में, और उसको वैसे एब्रेशन कहेंगे हम इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैड से क्या तात्पर्य है? ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा भाई इजाजत मुझे चाहिएगी बिकॉज नेटवर्क आई थिंक इज स्लो। बिल्कुल भाई, सिग्नल बार बार ये मिल रहा है कि जो नेटवर्क है वो साथ नहीं दे रहा है कुछ दिनों से, और मैं नहीं चाह रहा था कि इसी वजह से ये जो हमारी 1500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो शुरू की जाए, और मैं चाह रहा था कि एक बार नेटवर्क दुरुस्त हो जाए इस एरिया के अंदर तब आपके लिए सीरीज़ लाई जाए, लेकिन आप सभी की डिमांड को देखते हुए चलिए भाई जैसे भी होगी इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सो जो सैड होता है इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, जब आप रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जाते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, सो इसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज्ड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा की फुल फॉर्म क्या है? सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना है ये आपकी 1999 के अंदर की गई थी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन करके अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है, या फिर कुछ ऐसी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या फिर प्रोहिबिटेड मेथड का यूज़ करता है जो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसे पदार्थों का यूज़ करने से आप डोपिंग के दायरे में आते हैं, तो इसको डोपिंग कहा जाएगा। डोपिंग का जब टेस्ट किया जाता है तो मेनली आपका बॉडी का कौन सा पार्ट है वो यूज़ किया जाएगा? सो बॉडी का आपका जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन पेशाब है, उसके सैंपल लिए जाते हैं, और उस सैंपल को भी आप सभी को पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए और बी, ठीक है, फिर उससे पता लगता है कि आपने कौन सी चीज़ें खाई थी, कौन सा आपके ब्लड के अंदर वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को, मीन्स जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन हैं उनको भी आपका चोट पहुंचाते हैं, तो इसको कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इसको नाम दिया जाता है।
कम्युनिटेड फ्रैक्चर भी इसको कई बार बोला जाता है भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कम्युनिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे साधन वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन को सुधार में लाया जाता है, तो ये इसको कहा जाता है एर्गोजेनिक एड्स, ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है लेकिन मुड़ जाती है, जी हाँ, ट्विस्ट हो जाएगी या फिर हड्डी थोड़ी सी बैंड हो जाती है, तो इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, तो इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है। घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो घाव है आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, सो खेल चिकित्सा विज्ञान जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है उसका जन्मदाता देश है वो यूनान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बार बार अभ्यास के कारण ओवर यूज टेंडन के तंतुओं में सूजन आना, जी जहाँ जो आप टेंडन है आपके मसल्स का वो बार बार उस पे कह सकते हैं जो स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर जो दबाव आ रहा है उसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग है, ठीक है, उसके अंदर हार्डनेस है, और जो आपका टेंडन है वो छोटा हो जाना, ठीक है, टेंडन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सो उसको क्या कहा जाएगा, इसको टेंडनाइट्स कहा जाएगा, ठीक है, टेंडनाइट्स आइटिस लिखा हुआ है, सो टेंडनाइट्स इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व उसमें संबंधित चोट को क्या कहा जाता है, तो इसको हम पहले ही इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, इसको साइनोवाइटिस कहा जाता है, ठीक है, साइनोवाइट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के दौरान खेल का जो टेंडन है, जी हाँ, जो खेलों में आपका टेंडन है सबसे ज़्यादा टेंडनाइट्स आपका किस आपकी टेंडन में देखने को मिलता है जब आप खेल खेलते हैं। सो जो टेंडनाइट्स की जो आपकी कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक टेंडन आपका प्रभावित होता है ये आपका एचिलिस टेंडन प्रभावित होता है। एचिलिस टेंडन आपके लोअर लेग में पाया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जोड़ के पास लिगामेंट की अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहा जाता है, तो इसको स्प्रेन कहा जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है और हार्ड टिश्यूज इंजरी है इट्स ए मेन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, और आप कह सकते हैं जो फिजियोथेरेपी है, क्योंकि जो ये चोटें होती है ना ये काफ़ी ऐसी देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, स्प्रेन आ गया, मसल्स में खिंचाव हो गया, लेकिन आप सभी को पता है कि एक खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है इन चीज़ों से। और इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नीरज चोपड़ा का, जो हाल ही में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स को उनको छोड़ना पड़ा है, ठीक है, उसको स्किप करना पड़ा है कॉमनवेल्थ गेम बिकॉज उनको अभी इंजरी हुई थी। और उसके साथ में आप इसमें एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो लालिनुंगा जेरमी, जिसका गोल्ड मेडल आया है वेट लिफ्टिंग में, 19 ईयर ओल्ड एक कैडेट है कह सकते हैं, बिल्कुल युवा, और उनको भी ठीक है गोल्ड आया, लेकिन जी हाँ कह सकते हैं कि वो ओवर यूज़ हो रहा था बार बार, और ओवर यूज़ की वजह से उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ है, और मे बी उनको भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनको कोई ज़्यादा गंभीर इंजरी ना हुई हो, क्योंकि आगे भाई अभी 19 साल का ही हमारा कह सकते हैं कि एक छोटा भाई, ठीक है, जो आगे मेडल्स और कह सकते हैं कि भारत के लिए ओलंपिक में भी अपनी दावेदारी पेश करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चौथा लंबर वर्टिब्रा के 5वें लंबर वर्टिब्रा या फिर 5वें लंबर वर्टिब्रा के पहले सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, इसके ऊपर जो स्लिप हो जाना है इसको कौन सी इंजरी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका स्पेंडलोलिस्थेसिस, ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइसिस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना क्या कहा जाता है, सो जी हाँ, यहाँ पर आपकी मसल्स पे अगर कोई जोरदार या फिर किसी हार्ड सरफेस से आप टकराते हैं या फिर आपकी जो त्वचा है इसके बीच में जो आपका ब्लड है इकट्ठा हो जाता है, इसको हेमोटोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि जोड़ के पास टेंडन और साइनोविल जो आपका फ्लूइड आपका एरिया है उसमें जो स्वेलिंग आती है तो उसको क्या कहा जाएगा, सो इसको टेनोसाइनोवाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि गर्दन की मेरुरज्जु मीन्स जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने का कहा जाएगा, इस चोट को कहा जाता है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है, तो कमर में जो आपका दर्द होता है उसको बैक एक कहा जाता है, ठीक है, कमर में दर्द हो गया भाई, हम तो सीधा सा हिंदी सी भाषा में बोल देते हैं ना, सो बैक एक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स जो आपकी थाइज मसल जो आपको फ्रंट वाला जो आपका पार्ट दिखाई देता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में अगर कंट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, सो इसको चार्ली हार्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए, जी हाँ, जब घुटना है आप उसको मोड़ने में असक्षम हो जाएं तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? जी हाँ, जब आप अपना घुटना नहीं मोड़ पाते हैं, घुटने की जो मूवमेंट्स वो आपकी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, रेजिस्ट हो जाती है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? मायोसाइटिस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड़ी की नीचे की मांसपेशी के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाता है, तो चलिए भाई, वापस से सिग्नल आ गया है कि जी हाँ, एक बार नेटवर्क चेक किया जाए, सो कर लेते हैं एक बार। चलिए भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार, आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम जी हाँ, हमारी कोशिश जारी है आप सभी के लिए। सो क्वेश्चन हमारा हम यहाँ से दोबारा से कर रहे हैं, हो सकता है मे भी यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है इस क्वेश्चन से। मेटाटार्सल्स में जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस का मतलब है दबाव के कारण, ठीक है, जो दबाव आया है उसके कारण जो आपकी मेटाटार्सल के अंदर जो फ्रैक्चर आता है उसको मार्च फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के निचले तलवे की मांसपेशी में सूजन आती है। जी हाँ, आपका जो फुट सोल है उसके अंदर जो आपकी स्वेलिंग आती है, उसमें जो पेन होता है ओवर यूज इंजरी की वजह से, इसको प्लांटर फस्टाइटिस कहा जाएगा, प्लांटर फसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वह ओवर यूज जिसमें टीबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन होती है उस चोट को क्या कहा जाता है? सो आपकी टीबिया हड्डी, भाई टीबिया के अंदर जो आपका पेन महसूस होता है उसको एंटीरियर लेग पेन कहा जाता है। एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिन पेन होता है वो कौन सी हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशी में चोट के कारण होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो टीबिया हड्डी है इसमें आपका जो पेन बनता है उसको सिन पेन या फिर एंटीरियर लेग पेन के नाम से जाना जाता है। किस कनेडियन को खेल चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है? सो यहाँ पर खेल चिकित्सा शास्त्र का, स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो कनेडियन है इनका नाम है डॉक्टर जेसी कर्नेडी। डॉक्टर जेसी कर्नेडी को यहाँ पर स्पोर्ट्स जो आपकी मेडिसिन का पितामह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी होती है? सो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन जो आपकी फेडरेशन है इसको कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ है? सो अंतर्राष्ट्रीय जो ये संस्था है ये आपकी अमेरिका के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का उद्देश्य क्या है? सो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं कि जो मुख्य आपका लक्ष्य है वो है कि खेल चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाए और खिलाड़ियों को इसका डायरेक्ट लाभ पहुंचे, डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि आपका एडवांटेज मिले इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व क्या हैं? सो खेलों के अंदर जो खेल चिकित्सा के महत्व बनेंगे, एक तो आपके जो कह सकते हैं जो आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, उसी के आधार पर जो आपकी कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं जो आपका स्पोर्ट्स का नेचर है उसी के आधार पर जो आपकी डाइट प्लानिंग है उसको भी ध्यान में रखा जाए, और वांछित सुधारों के लिए आपका प्रशिक्षण दिया जाए। वांछित का मतलब है जो आप जैसी एक्सपेक्टेशन करते हैं, जैसी आप परफॉर्मेंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है उसकी प्लानिंग कर सकें। चलिए भाई, चलिए भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे ये वाला, खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण क्या है? सो खिलाड़ी डोपिंग करते हैं, इसका मेन रीजन यही है, एक तो वो यश चाहते हैं, मीन्स उनका नाम हो, दूसरा उनका नेम एंड फेम, ठीक है, प्रशंसा मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, दूसरा अपना स्पोर्ट्स के अंदर वो परफॉर्मेंस है वो दे सकें, और गलत तरीके से कह सकते हैं कि जो स्पर्धाएं हैं उनमें गोल्ड मेडल है या फिर अपना जो विनिंग मूवमेंट है उसको दर्ज करवा सकें, और यही लालसा खिलाड़ियों को मोटिवेट करती है कि आप ड्रग्स का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? जो मादक आपके पदार्थ हैं उनका खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग, मीन्स क्या इफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर एक तो आपको कह सकते हैं जो फिजिकल आपकी एस्टीम्स है उनको बढ़ा देता है, और जो मेंटल आपकी एक्साइटमेंट है उनको भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्यक्ति का
व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिक प्रभाव क्या पड़ेगा। सो हानिकारक मीन्स हार्मफुल क्या है, तो एक तो आप अपने जो संवेग हैं, इमोशंस है, उन पे आप नियंत्रण नहीं रख पाते, बेचैनी आपको महसूस होती है, और महिलाओं में पुरुषों वाले जो गुण है, ये दाढ़ी मूछें आना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, ठीक है, और जो कह सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनका लेवल है चेंज हो जाना, सो ये सारी की सारी आपकी हो सकती हैं, ठीक है, आपके डोपिंग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 1988 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर मादक पदार्थ का सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी का नाम क्या है। सो इनका नाम है बेन जॉनसन। रक्त डोपिंग के कुप्रभाव कौन से हैं। जी हाँ, ब्लड डोपिंग के अंदर भी दो तरह की डोपिंग होती है दोस्तों। एक तो होता है कि खुद का ही ब्लड लिया और आपने उसको चढ़ा लिया, तो उसको कहते हैं हम ऑटोलोगस, और एक होती है आपकी होमोलोगस। होमोलोगस के अंदर होता है कि आप दूसरे खिलाड़ी का ब्लड लेते हैं, ठीक है, फिर किसी दूसरे का ब्लड है उसको यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। सो इसकी वजह से आपको एड्स हो सकता है, HIV हो सकती है, आपके ब्लड के अंदर, जी हाँ, कह सकते हैं कि जो थक्के हैं, ठीक है, खून का गाढ़ा हो जाना या फिर खून का जमने के कारण जो खून के अंदर गांठें हैं वो बनना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी की डेथ भी हो सकती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने को जो साधन है कौन कौन से हैं। एक तो है कि जो आपकी प्रोहिबिटेड आपकी सब्सटेंस है, मेडिसिन है, आप उनका यूज़ करते हैं, और दूसरा है आपकी ब्लड डोपिंग। तो दो तरह से आप कर सकते हैं, आप विद द हेल्प ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड ब्लड डोपिंग, ठीक है। तो ये आपके मेथड हैं डोपिंग के, और अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं तो आपको दोषी करार देने के साथ साथ में आप पर जहाँ खेल खेलने का जो प्रतिबंध है वो लाइफ टाइम भी लग सकता है, या फिर 4 साल 5 साल, इट्स डिपेंड ऑन द कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे तो देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने मेडिसिन का यूज़ किया है, डोपिंग किया है। सो यहाँ पर कुछ एक नाम है आपकी स्क्रीन पर। सो पहला है यहाँ पर माइक टायसन, जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, बेन जॉनसन एथलेटिक्स से हैं, और सीमा अंतिल आपकी एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, और अभी आप सभी को पता है कि सीमा अंतिल पूनिया अभी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एर्गोजेनिक एड्स का अर्थ क्या है। जो खिलाड़ी या व्यक्ति के द्वारा, जी हाँ, यहाँ पर अर्थ क्या बनेगा, तो यहाँ पर एर्गोजेनिक एड्स का अर्थ ये है कि खिलाड़ी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति को उत्पादन करने के लिए, ठीक है, प्रयोग अथवा पुनः प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है, एवं खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालने के लिए इसका यूज करेगा, तो इसको एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है। एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार कौन कौन से हैं। सो एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं, एक तो आप न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप करते हैं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, ठीक है, औषधि का मतलब औषधात्मक का मतलब आप मेडिसिन वगैरह का यूज़ करते हैं, और इसके साथ में आप कह सकते हैं जो फिजियो एक्टिविटीज़ है या फिर जो फिजियो एक्सरसाइज है आप इनका यूज़ करते हैं। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स क्या कहलाते हैं। मीन्स आपने देखा होगा ना, जो फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे आप लगभग यूज़ करते हैं, सो इनको कहा जाता है आपका पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को क्या कहा जाएगा, तो इनको एर्गोजेनिक एड्स का नाम दिया जाएगा। पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में आपके ग्रहण किए जाते हैं। पोषण मीन्स जहाँ से आपको नारिशिंग का काम मिलता है। नारिशिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी को मिनरल्स है, एनर्जीज है, वो दी जाती है। तो एक तो टैबलेट्स का रूप हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर इंजेक्शन के रूप में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो क्वेश्चन है कि पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो खिलाड़ी जब इन चीज़ों को ग्रहण करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। एक तो वे सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति मीन्स तेजी है, चुस्ती स्फूर्ति है, ये प्रदान करते हैं। दूसरा, इसके साथ में शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में जो बाधित परिवर्तन है वो हो जाएगा, और इसके साथ में जो खोई हुई शक्ति है आप उसको पुनः प्राप्त करके अपनी गति है, स्पीड है, उसको बढ़ा लेते हैं। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती स्फूर्ति प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। सो मीन्स डायरेक्टली आप इसको इनटेक करते हैं तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, क्रेटेमाइन है, और विटामिन्स, और आपकी जो कह सकती है जो जड़ी बूटियाँ हैं आप इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन, मिनरल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आप कह सकते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस पे आपका इफेक्ट डालते हैं। सो यहाँ पे आपके पदार्थ कौन से, एक तो प्रोटीन है, क्रोमियम है, और आपका वेनेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से? मीन्स आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, उसको बढ़ाने वाले आपके तरल, ठीक है, लिक्विड है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और आपकी जो जड़ी बूटियाँ हैं आप इनका यूज़ करते हैं। जड़ी बूटियों में भी बहुत सारे ऐसे आजकल कह सकते हैं जो आयुर्वेदा है वो भी आपकी हेल्प करती है इन चीज़ों के लिए। मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण कौन से हैं? मनोविज्ञानात्मक मीन्स जहाँ पर आप अपने साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। साइकोलॉजिकल आपके जो एडवांटेज कौन कौन से? एक तो आप हिप्नोटाइज करना है, ठीक है, मानस दर्शन है, ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं जो सेल्फ इवेल्यूशंस है अपने उसके बारे में जानते हैं, इन चीज़ों से आपका जुड़ा रहेगा। यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? सो यांत्रिक मीन्स जहाँ पर आपका बायोलॉजिकल या बायोमैकेनिक्स का आपका इसमें रोल प्ले करेगा। सो एक तो आप जो हल्के जूते देखा होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा हल्के जूते हैं वो आने लगे हैं, ठीक है, विशेष तरह के आपके कपड़े, ठीक है, मीन्स आपने देखा होगा कि अलग अलग गेम के लिए अलग अलग जो ड्रेस कोड है, ठीक है, और अलग अलग जो ड्रेसेस का स्टाइल है वो रहता है। और इसके साथ में जो आपकी मिक्स जो आपके मेटल्स के जो इक्विपमेंट्स है वो आपके यूज़ किए जाते हैं ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपका इन्हांस करने में हेल्प मिले। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं? सो खेल आपकी क्षमता मीन्स जो आपकी स्पोर्ट्स के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपकी जो मेडिसिन है इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एम्फेटामाइंस और आपका एंडोस्टेनेडियोन, ठीक है, एंडोस्टेनेडियोन, एम्फेटामाइन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है। सो एर्गोजेनिक एड्स के बारे में खिलाड़ी को कहाँ पता चलेगा? रेडियो पे पता चलेगा, क्योंकि बिकॉज यही सोशल मीडिया आप कह सकते हैं जो आज एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ में आपका रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, और आपके जो पंपलेट्स या फिर आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट देखिए, सो उनसे खिलाड़ियों को पता चलता है। खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है? अगर कोई भी खिलाड़ी चाहता है कि उसकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी करे तो कुछ एक विटामिन का यूज़ करता है, तो इसमें आपका थाइमिन, नियासिन, ठीक है, राइबोफ्लेविन और पेंटाथेनिक है, इनका इस्तेमाल करता है। प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रतिबंधित ड्रग्स में तो वैसे तो देखिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, ठीक है, अलग अलग आपकी कंपनीज है, अलग अलग साल्ट के हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक आपके ड्रग्स में जो आप कह सकते हैं जो नशीले पदार्थ हैं, इसमें आपका अफीम, गांजा, मार्फिन, ठीक है, हेरोइन है, कोकीन है और इसमें LSD, ठीक है, तो ये आपके यूज़ किए जाते हैं। तो खिलाड़ी इनका अगर यूज़ करते हैं तो डोपिंग के दायरे में आता है। खिलाड़ी के लिए घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान कौन से हैं? तो भाई खिलाड़ी को जी हाँ एक्सपेक्टेडली है कि खिलाड़ी को जो चोट लगे, ठीक है, वो आपकी कहाँ पर लग सकती है? खेल के मैदान पर लग सकती है, स्विमिंग पूल में है, जिम्नेजियम हॉल में, और किसी भी तरह का आपका जो खेल मैदान है उसमें आपको चोट लगने की संभावनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण क्या है? सो खिलाड़ी के चोटग्रस्त या फिर कह सकते हैं घायल होने के कारण यह है कि तो आपके जो मैदान है उनका घटिया रख रखाव है, मीन्स ये कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल है वो नहीं है। दूसरा हो सकता है में भी ग्राउंड्स है उसके अंदर आपके गड्ढे वगैरह हो गए हो, ठीक है, अच्छे से घास नहीं है या फिर घास की कटाई नहीं हुई है, ठीक है, तो ये सभी आपके घटिया रख रखाव के अंदर ही आएंगे। और एक हो सकता है कि मीन्स आपका जो वेदर है वो आपके अपोज है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो वेदर है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है खेलने के लिए, ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपकी हो जाएगी, वेदर कंडीशंस है, ठीक है, और एक है आपका प्रशिक्षण का अभाव, मीन्स आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते हैं, वार्म अप अच्छे से नहीं करते हैं, आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, कूलिंग डाउन नहीं करते हैं, सो उससे आपको चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं। खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाली चोटें कौन कौन सी है? तो भाई एक तो आपकी जनरल जो आपकी इंजरीज है और एक आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर कह सकती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली जो आपकी जो चोटें हैं वो लगने की संभावनाएं बनती हैं। सामान्य चोटों में कौन सी आएगी? तो सामान्य चोटें हैं इसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आपका एब्रेशन है, ठीक है, रगड़क वगैरह, छिलना वगैरह, ठीक है, गुम चोट, कंट्यूजन है, या फिर जो आपकी त्वचा है, स्किन है, उसका रैप्चर हो जाना, फट जाना। नेक्स्ट है इसमें आपका गंभीर प्रकार की चोटें कौन सी है? इसमें आपका लिगामेंट का फटना। भाई लिगामेंट अगर टूट जाता तो आप सभी को पता है कि लिगामेंट को ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर उसमें आर्टिफिशियल ऑपरेशन के थ्रू आपके लिगामेंट्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मांसपेशियों का फट जाना, मसल्स है वो टूट जाए भाई, या फिर मसल्स है रैप्चर हो जाए, आपका फ्रैक्चर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर है, या फिर डिसलोकेशन होना जॉइंट का, तो ये आपके कह सकते हैं गंभीर के अंदर शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? सो खिलाड़ी भाई सभी प्रकार के, देखिए वैसे तो खेल जोखिम भरे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, आपका कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिलिंग रेस है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो कॉम्बैट गेम्स आपके शामिल रहते हैं तो इसमें चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती है। जिसके अंदर कॉम्बैट गेम्स के अंदर आपका बॉक्सिंग है, जूडो है, किक बॉक्सिंग है, थाई बॉक्सिंग है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम आ गए भाई आजकल तो, पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन सी गंभीर चोट है?
सो गंभीर चोट के अंदर आपका कह सकते हैं कि आपकी बोन है फ्रैक्चर हो जाना, स्थान भ्रंश मीन्स डिसलोकेशन होना, और आपका जो अंग भंग, ठीक है, मीन्स आपका स्किन पे या फिर आप कह सकते हैं मसल्स में कट लगना आपका शामिल रहता है। खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है? अगर खिलाड़ी की भाई खेलते समय अस्थि टूट गई तो भाई सीधा सा, अगर खेलते वक्त टूटी है या फिर आपकी गिर के टूटी है, किसी भी सिचुएशन में टूटी हो, ठीक है, तो उसको आपका फ्रैक्चर ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है? खिलाड़ी, यहाँ खिलाड़ी जब खेलता है तो अस्थि है वो अपने स्थान से हट जाती है तो उसको डिसलोकेशन कहा जाएगा, ठीक है, स्थान भ्रंश कहा जाएगा। जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उसे क्या कहा जाएगा? भाई वो आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फैल रहा है तो आपका कह सकते हैं वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अब टाइप कौन से हैं? तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ के टाइप आपके बनते हैं, HIV है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, आपका हेपेटाइटिस B है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये आपके बनते हैं। असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि अगर आप उसके संपर्क में आए या फिर आप उसके पास में बैठे तो नहीं होगा। सो भाई शुगर है, ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। दो तरह की आपकी शुगर रहती है इसमें, टाइप A और टाइप B। नेक्स्ट आपका हार्ट डिजीज़ है, आपका कैंसर, और इसके साथ में यहाँ पर आपका हाइपर ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो ये आपके शामिल होंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयानक रोग कौन से? भयानक, भाई भयानक बहुत बड़े भयानक, ठीक है, मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, TB, फील पाँव है, ठीक है, प्लेग है, HIV है, और आपके जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ हैं ये आपके भयानक रोगों में ही शामिल किए जाते हैं, मीन्स गंभीर रूप से हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर सीरियस इंजरीज रहेगी। भाई इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण कौन से हैं? सो भाई खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण आप सभी को पता है, एक तो आपका खिलाड़ी है वो कमज़ोर, उसकी शारीरिक स्थिति है, मीन्स अच्छा बॉडी पोस्चर नहीं है। दूसरा, खेलों में भाग लेने से पूर्व है आप अच्छी तरह से वार्म अप नहीं करते। तीसरा है यहाँ पर कि खिलाड़ी है वो मानसिक रूप से अपना कह सकते हैं प्रिपेयर नहीं होता, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते ग्राउंड पे, तो चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अस्थि भंग के लक्षण कौन से हैं? अगर आपका बोन फ्रैक्चर होता है तो क्या लक्षण बनेंगे? भाई एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन बनेगा, और इसके साथ में आपको स्वेलिंग आएगी, और जो चोट है वो आपको कुरूप दिखाई देने लगा, मीन्स जो आपके एक फॉर्मेशन होती है आपकी बॉडी की साइज़ की, सो उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें विरूपता दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड मीन्स जो प्राथमिक उपचार है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? सो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एड वर्ड है इसका प्रयोग किया गया है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा। पुनर्वास का अर्थ क्या है? पुनर्वास का अर्थ बनता है आपका खिलाड़ी को खेल मैदान पर वापसी और पूर्ण क्षमताओं के साथ में वापसी। पूर्ण क्षमताओं का मतलब है कि आप उसको बिल्कुल ठीक करके और जैसे आप उसके परफॉर्मेंस आते हैं आप उसी परफॉर्मेंस से उसको लागे खड़ा कर दें, तो उसको पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्वास का क्षेत्र क्या है? सो पुनर्वास के अंदर आपका मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, ठीक है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, और आपकी जो मोम्स वगैरह है या फिर पैराफिन की से आपकी जो सिकाई वगैरह की जाती है तो ये आपकी इसमें शामिल रहेंगी। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन क्या है? सो चोट लगने के बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, ठंडा है गर्म सेक है वो लगा सकते हैं, मीन्स यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बाथ दे सकते हैं, मोम की सिकाई कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको वैक्स बाथ वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए उपचार में कौन सी आप मेथड अपनाएंगे? सो पैराफिन बात है, वैक्स बात है इसको कहेंगे, ठीक है, ठंडा गर्म है, कॉन्ट्रास्ट बात कहेंगे, वर्लपूल है, ठीक है, जिसमें आप पानी का सर्कल बनाते हैं, पानी को घुमाते हैं, ठीक है, ठंडा हो सकता है पानी, सो उसमें आपके स्वेलिंग की उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस गेम में देखा जाता है? तो जूडो के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि खिलाड़ी को डिसलोकेशन हो कंधे की। अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम क्या है? सो अत्यधिक स्थिति में अगर आपका रक्त बह रहा है तो भाई आप उस पर बैंडेज लगाएं, और ट्यूरनिकेट बैंडेज है वो आपकी बांधी जाती है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में चलती है वैसे ऐसे, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं जो 8 का टाइप रहता है इसमें आप बैंडेज को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि मधुमेह होने के कारण शरीर में कौन से हैं? सो मधुमेह होने का कारण है एक तो आपका इंसुलिन नहीं बनना, मीन्स आपकी पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रही है। खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास किया जाता है। सो खेल संबंधी मीन्स आपकी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी इंजरीज है उनका रिहेबिलिटेशन है वो आपकी करेक्टिव एक्सरसाइजेज के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि जल के माध्यम से किया गया उपचार कौन सा है? सो हाइड्रोथेरेपी इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेलों में लगने वाली चोटें उनका उपचार एवं संस्थापन का अध्ययन किया जाता है।
सो संस्थापन का अध्ययन किया जाता है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है तो स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है, स्किन फोल्ड मीटर लिखा हुआ तो स्किन फोल्ड कैलिपर आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोटों के तुरंत उपचार वाले 4 कदम वाली प्रक्रिया कौन सी है। सो यहाँ पर इसको आप राइस थेरेपी कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल संबंधी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है। सो खेल में जो आपकी चोटें लगती है उसको कम करने के लिए आप मसाज इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा भी होगा रेसलिंग में मोस्टली है मसाज खिलाड़ियों की जाती है। देखिए जो मसाज भी की जाती है इसके भी अलग अलग टाइप रहते हैं, उसके बारे में भी हम आगे मसाज में पढ़ेंगे क्योंकि मसाज से रिलेटेड, मालिश से रिलेटेड आने वाला है। नेक्स्ट है कि किन खिलाड़ियों में खिलाड़ी को गुम चोट लगने का अंदेशा रहता है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं जिसके अंदर कंट्यूजन आपका बनता है। सो इसमें गुम चोट के अंदर मुक्केबाजी, ठीक है, आपका रेसलिंग है, ठीक है, आपका कबड्डी है, इनमें आपके चांसेस है। लिगामेंट की चोट को क्या कहा जाता है, तो इसको मोच कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी करना क्या कहलाएगा। सो इसको रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है। तो मोस्टली जो खिलाड़ी को चोट देखी गई है वो आपकी मेनली एंकल और आपकी नी जॉइंट पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को क्या कहा जाता है। सो अगर एक से ज़्यादा भागों पर आपकी हड्डी टूटती है तो इसको मल्टीपल फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी के गुम चोट लगने पर, जहाँ अगर खिलाड़ी को कंट्यूजन आ रहा है, आपका कह सकते हैं उसमें स्प्रेन है, स्ट्रेन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप बर्फ़ और ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक क्या रहेगा। सो उसके लिए आपकी जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिहेबिलिटेशन में, जब आप खिलाड़ी को कोई कह सकते हैं कि जो आपकी बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उपचारकीय रूपात्मकता खिलाड़ी के लिए सहायक है। चोटिल अंगों की कार्यक्षमता को पुनः सक्षम करने में और चोटिल अंगों की पीड़ा को कम करने में जो उपचारीय रूपात्मकता मीन्स एक आप कह सकते हैं जो सिस्टमेटिक वे में आप उसको जो मेडिसिन या फिर मेडिसिन फैसिलिटीज़ देते हैं उसको आप कह सकते हैं आपकी हेल्प करती है आपकी चोट और आपके जो डिफेक्टिव पार्ट हैं उनको ठीक करने में। व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य कौन करता है। सो आपका नेचुरल जो आपके कह सकते हैं जो सेफ्टी का काम करता है, नेचुरल आपका इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है, तो विटामिन सी करता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोटें कौन सी है। सो आपकी जो स्किन इंजरीज है इसके अंदर आपका कट लगना है, ठीक है, छिलना, ठीक है, और आपका छिलना इसमें आप कह सकते हैं जो लैक्रेशन, एब्रेशन आपके शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डोपिंग परीक्षण किया जाता है। सो डोपिंग परीक्षण किया जाता है आपका यूरिन सैंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम हो जाता है। अक्षम का मतलब है कि वो कैपेबल नहीं है, ठीक है। सो मेनली यहाँ पर रीज़न है कि एक तो बीमारी और अपंगता, ठीक है, मीन्स डिजेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपचारकीय रूपात्मकता की विधि कौन सी है। इंफ्रारेड वेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, मालिश है, आपका ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पाउंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्या रहेगी। सो यहाँ पे 100 ग्राम लिखा हुआ है। सो 100 ग्राम आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि 1 पाउंड में आपका रहेगा 400 ग्राम, ठीक है। सो 400 ग्राम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 36% ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है। मीन्स आपका अगर 1 पाउंड है सो 1 पाउंड के हिसाब से आपको कितना चाहिए होता है, 36% आपको यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चोट लगने की अधिकतम संभावनाएं कहाँ पर कौन से खेल में रहती है। तो चोट लगने की संभावनाएं ऑलरेडी कर चुके हैं, मोटरसाइकिलिंग है, ठीक है, आपकी तलवारबाजी है, बॉक्सिंग है, इनमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को क्या नाम दिया गया है। सो इसको नाम दिया गया है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए। तो खिलाड़ी को आप लेटा दीजिए अगर खिलाड़ी को नक्सीर आ गई है या नाक से खून बह रहा है, और सर पे ठंडा पानी डालिए, ठीक है। इससे आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मेनली जो आपका नक्सीर आती है नाक में, जो ब्लीडिंग होती है अचानक से गर्म दिनों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उसमें आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, ठीक है। जो आपकी नाक में जो झिल्ली होती है
और उसकी वजह से आपके जो वेन्स होती है उन वेन्स से खून बहना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशंस में आपकी एक तो गर्म हवा अगर आपको बार बार मिल रही है तो उसको अवॉइड करें, और दूसरा पानी की जो उचित मात्रा अपनी बॉडी में रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है। सो अगर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसी चोट है, ऐसी कोई आपको कह सकते कि एक एमरजेंसी तो नहीं कहेंगे, डेंजर, अगर डेंजर में डालने वाली आपकी कोई भी ऐसी इंजरी है, सो उसमें आपकी एक तो विलिंग पावर है कम हो जाएगी, ठीक है, विलनेस पे आपका फ़र्क पड़ता है, और दूसरा है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन चला जाता है। खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है। तो फुटबॉल में देखी जाती है खिलाड़ी को, ठीक है, ये चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए अहितकर रहेगी। जी हाँ, अगर आप किसी भी तरह का आपके ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस है, तो उसमें खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी अफेक्टेड रहती है, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। प्राथमिक उपचार बॉक्स मीन्स जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें क्या रखा जाना चाहिए। सॉरी, कहाँ रखा जाना चाहिए। आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है आपको एक तो स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिम्नेजियम हॉल में, और आपके जितने भी कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन है या फिर आपके जो कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल आपके ऑफिस हैं उसमें आपका प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया। तो इंग्लैंड ने किया था। और नेक्स्ट है कि फर्स्ट एड शब्द है किस वर्ष प्रयोग किया गया। तो ये आपका 1879 1879 में आपका प्रयोग किया गया था पहली बार। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का जो मेन है, एक तो आपका लाइफ सेविंग करना, दूसरा आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, और जो आपकी कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस जिसमें खिलाड़ी की जो चोट है वो ज़्यादा बिगड़ जाए, उस सिचुएशन से आपको बचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसको इंगित करता है। एड्स की फुल फॉर्म बनती है आपकी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खिलाड़ियों की मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने के कारण क्या है। मीन्स खिलाड़ी है उसकी मसल्स में पेन हो रहा है और उसमें जो स्वेलिंग आ रही है उसका रीज़न क्या है। एक तो है हो सकता है मे भी फाइबर है वो आपके टूट गए हो, दूसरा है इसके अंदर की मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड है वो इकट्ठा हो गया है, तीसरा ये है कि आपकी जो मसल्स के अंदर अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये चीज़ें फील होती है। चोट पुनर्वास के लक्ष्य क्या हैं। मीन्स जो आपका रिहेबिलिटेशन है उसका मेन एम क्या रहेगा। यहाँ पर इंजरीज का जो रिहेबिलिटेशन किया जाता है उसमें चोटग्रस्त भाग का पूर्ण रूप से उपचार करना, ठीक है, चोटग्रस्त खिलाड़ी की पूर्ण क्षमताओं के साथ ग्राउंड पे वापसी करना, और चोट के कारण आपकी जो मसल्स में आपकी वीकनेस आई है उसको वापिस से हासिल करना, ठीक है, और आपको स्ट्रेंथिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग जो देने का काम है वो आपको करना है अपनी मसल्स को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पुनर्वास का लक्ष्य रहता है। चोट का अर्थ क्या है। चोट का अर्थ है कि आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन, किसी भी भाग का कट जाना, छिल जाना, टूट जाना, फट जाना, ठीक है, या फिर डिसलोकेट होना आपकी चोट में शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच आने के सामान्य लक्षण क्या हैं। मीन्स अगर किसी को स्प्रेन हुआ है तो आप कैसे उसको पता लगा सकते हैं। तो देखिए जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा उसमें आपकी स्वेलिंग बहुत जल्द आती है, विद इन 2 और 3 मिनट्स बिल्कुल स्वेलिंग आ जाती है, और इसके साथ में बहुत ही आपको सेवियर पेन होता है, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसा पेन होता है जिसको आप सह नहीं सकते, ठीक है, और उस सिचुएशंस में आपकी एंग्जाइटी है, ठीक है, इस तरह के आपको बनना स्वाभाविक है। चोट से बचने के उपाय क्या हैं। भाई चोट से अगर आप बचना चाहते हैं, खिलाड़ी को बचाना चाहते हैं, तो आप अच्छे क्वालिटीज़ के जो उपकरण हैं, जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, आप उनका यूज़ कीजिए। और सबसे पहले आप खेल से पहले वार्म अप कर लीजिए, प्रैक्टिस से पहले आप वार्म अप कर लीजिए, और इसके साथ में जो आपकी फिजिकल फिटनेस है उसको बना के रखिए। स्ट्रेन का अर्थ क्या है। स्ट्रेन का अर्थ है आपकी मांसपेशियों में खिंचाव। कंट्यूजन का अर्थ क्या है। भीतरी चोट है, ठीक है, भीतरी घाव या फिर नील पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल क्षमताओं को विकसित करने हेतु ड्रग्स का सेवन का सबसे पहले किस स्थान पर पता चला था। ड्रग्स का जो सेवन है खेल क्षमताओं के अंदर, ठीक है, अपनी खेल की क्षमता को विकसित करने के लिए 1960 रोम ओलंपिक में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कदम जहाँ 4 स्टेप राइस में क्या बनेंगे। 4 जो स्टेप आपके राइस में कौन सी चोट के लिए आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपका स्प्रेन, स्ट्रेन और कंट्यूजन में आपकी इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़े से फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स है, मसाज है, और आप किस तरह से फिजियोथेरेपी देंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन के अंदर 3 प्रकार शामिल किए जाते हैं। परक्यूशन मैनिपुलेशन के अंतर्गत आपके मालिश के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे 4 प्रकार रहेंगे।
प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सा चिकित्सक किया करता था? सो ये हिप्पोक्रेट्स किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? जो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाएगी या फिर आपको अपने इंजर्ड पार्ट को ठीक करने के लिए जो भी आपको एक्टिविटीज़ बताई जाती है, तो ये आपका फिजियोथेरेपी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी चिकित्सा है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? सो बर्फ की जो आपकी कह सकते हैं जो सिकाई या फिर बर्फ से आपका जो उपचार किया जाता है, इसको क्रायोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विधि या फिर चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर किया जाएगा। वह कौन सी विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो इसको वैक्स बाथ या फिर पैराफिन बाथ कहा जाता है। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस आपकी प्रयोग की जाती है? सो जो कोल्ड स्प्रे होता है, इसके अंदर आपकी इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस आपकी शामिल रहती है। किस चिकित्सा विधि में ब्योंसी मीन्स यहाँ पर बाउंसी या फिर आपने नाम सुना होगा ब्योंसी, सो आपका तरणशीलता नामक आपका सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका वर्लपूल बाथ या फिर इसको भंवर स्नान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास करवाया जाता है? तो यह आपकी क्रायोकाइनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड रेज जो आपकी इस्तेमाल की जाती है, इनसे निकलने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? सो इसके अंदर आपका प्रकाश युक्त और आपका अप्रकाश, ठीक है, दोनों ही उपस्थिति में आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर किया जाता है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसमें द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक आपको कंडक्शन दिया जाता है, तो ये आपका डायथर्मी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको शॉर्ट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक जो आपका शॉक है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? सो जो आपकी डायथर्मी दी जाती है, जिसमें आपका जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसमें 3 प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय चिकित्सा तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि रहती है? सो इसको कहा जाता है आपका कैपेसिटर फील्ड मेथड और आपका कैपल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चिकित्सीय तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? तो इसमें सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आपका माइक्रोवेव डायथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम ऊतकों मीन्स जो सॉफ्ट टिश्यूज और आपके जो हार्ड टिश्यूज मीन्स आपकी जो हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका डायप्लस थेरेपी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जाता है? तो यह आपका अल्ट्रासाउंड थेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिजियोथेरेपी के जनक कौन माने जाते हैं? सो फिजियोथेरेपी के जन्मदाता है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है? जो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट आपका दिया जाता है, इसको फिजियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना में जो एक्सरसाइजेज करवाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्टिव एक्सरसाइज और आपकी पैसिव एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टिव एक्सरसाइजेज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? तो इसके अंदर आपके जर्नल और स्पेसिफिक आपके एक्सरसाइजेज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः स्थापना में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? सो यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिन अभ्यासों में उपकरण या किसी साथी की मदद ली जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? इसको पैसिव एक्सरसाइजेज कहा जाता है, जहाँ पर आप किसी साथी की या फिर किसी तरह के इक्विपमेंट्स की मदद लेते हैं। राइस सिद्धांत के अंदर जो राइस आपकी थेरेपी दी जाती है, उस राइस थेरेपी में सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब है दबाना या फिर कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोथेरेपी को किस विधि में बायोंसी लॉ का प्रयोग किया जाता है? सो फिजियोथेरेपी की कौन सी है भाई? इसमें आपका वर्लपूल बाथ के अंदर बायोंसी लॉ है, इस्तेमाल किया जाता है। उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है? सो जो पानी का प्रयोग किया जाता है, इसको हाइड्रोथेरेपी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म एवं ठंडा पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ या फिर ठंडे पानी का प्रयोग करके चोट वाले भाग का अभ्यास करवाया जाता है। तो चोट वाली एक्सरसाइजेज कह सकते हैं, जो चोट वाला आपका बॉडी पार्ट है उसमें जो भी आप ठंडे या फिर गर्म पानी से आपकी ठंडे पानी से या फिर बर्फ से जो आप थेरेपी देते हैं उसको क्रायोकाइनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस थेरेपी या फिर उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्रायोथेरेपी कहा जाता है। साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सो ये आपका जो हाइड्रोकोलेट्रल आपने पैक जरूर देखा होगा, जिसमें आप कह सकते हैं जो आपके बर्फ़ के टुकड़े जमाए जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको फ्रिज में ठंडा किया जाएगा और बाद में आपका एक आइस पैक के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। चोट लगने के पश्चात जो कोल्ड स्प्रे का प्रयोग होता है उसमें कौन सी गैस रहेगी। सो कोल्ड स्प्रे जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस है शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उस थेरेपी विधि या फिर उस थेरेपी को क्या कहेंगे जिसमें मोम स्नान या फिर मोम की थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। तो इसको पैराफिन बाथ कहा जाएगा। पैराफिन बाथ के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है। सो पैराफिन बाथ में आपकी पैराफिन पेंटिंग और पैराफिन डिप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेंटिंग का मतलब हो गया भाई पैराफिन से उस पर एक तरह से लेप लगाया जाएगा, और डिप का मतलब है कि वो उस चीज़ में डुबो के रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्लपूल बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, इमर्सन बाथ आदि किसके अंतर्गत आते हैं। सो ये आपकी जल चिकित्सा या फिर कह सकते हैं हाइड्रोथेरेपी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज, कोल्ड टॉवल आदि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है। भाई जो भी आपकी चिकित्सा में बर्फ का प्रयोग करके आपकी चोट की कह सकते हैं चोट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको क्रायोथेरेपी कहा जाएगा। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको कोल्ड थेरेपी या फिर क्रायोथेरेपी कहा जाएगा। कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है। सो कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले आप ठंडे पानी का प्रयोग करेंगे, फिर गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत या फिर कितने समय में आपको बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। सो अगर आपको स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कॉन्ट्यूजन है तो विद इन 2 और 3 मिनट आपको बर्फ़ की आइसिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्वेलिंग है कम हो जाएगी, स्वेलिंग जल्दी से नहीं आएगी और उसमें आप अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य जो पैराफिन लिक्विड के साथ कौन सा पदार्थ है मिलाया जाता है। तो इसमें पेट्रोलियम जेली को मिलाया जाता है। पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है। सो इसका जो टेम्परेचर है ये 40 to 48 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत कोल्ट्रल पैक को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। सो जो आपका हाइड्रोकोल्ट्रल पैक है भाई इसमें गर्म करने वाली बात है तो इसको 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस पर रहेगा। सो ये आपका 40 से लेकर 45 डिग्री पे रहेगा। ठीक, गर्म पानी का ताप अच्छा माना जाता है। खेल चिकित्सीय शास्त्र में प्रकाशीय किरणों से संबंधित किरणों से कौन सी विधि अपनाई जाती है। सो जो इसमें आपका प्रकाशीय किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो इसको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी में किया जाता है। तो ये आपका इंफ्रारेड रेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड थेरेपी के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है। तो ये आपकी 40,000 एम्पियर यूनिट रहेगी। डायथर्मी के कितने प्रकार हैं। सो डायथर्मी के 3 प्रकार हैं। डायथर्मी के प्रकार कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे वेब डायथर्मी है, लॉन्ग वेब डायथर्मी और आपकी माइक्रो वेब डायथर्मी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कैपेसिटर, फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं। सो ये आपकी शॉर्ट वेब डायथर्मी के मेथड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस थेरेपी या फिर किस थेरेपी विधि में पराधमनी तरंगों और विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युतीय चुंबक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो इसको डायप्लस थेरेपी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस थेरेपी या फिर उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें आपकी पराधमनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फर्स्ट एड से रिलेटेड। चलिए फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन उनको करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है। सो प्राथमिक उपचार का जो उद्देश्य है सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना और स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना और हालत को गंभीर होने से रोकना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया था 1879 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया है? सो सबसे पहले सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने सबसे पहले यूज़ किया था फर्स्ट एड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार शामिल रहते हैं? इसमें आपके कह सकते हैं जो सेल्फ हेल्प है और इसके साथ में जो आपकी फर्स्ट एड है आपका शामिल किया जाता है। वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार कर लिया जाता है? तो इसको आप कह सकते हैं जो सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर सेल्फ फर्स्ट एड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों के द्वारा उपचार दिया जाता है? तो इसको प्राथमिक सहायता या फिर फर्स्ट एड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार पेटिका मीन्स जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होगा उसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं वो रखनी आपको ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ बैंडेज वगैरह जरूर रखेगा, प्लास्टर आप जरूर रखेगा, ठीक है। आप कह सकते हैं जो आपकी ठीक है हाइजीनिक कपड़े हैं, हाइजीनिक जो आपकी कह सकते हैं जो पट्टी है उनको आप जरूर रखिए, सीजर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पिन है, सुई है, चिमटी है, डिटॉल, ठीक है, स्पिरिट है, आपका दर्द निवारक मीन्स जो पेन किलर आपकी टैबलेट्स है वो आपके पास में होनी चाहिए, और कुछ बांस की फटिया खपची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए? सो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एडर हैं, आप फर्स्ट एड देने का काम करते हैं तो आपके अंदर क्या हो? सबसे पहला तो जी हाँ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, अच्छा निर्णय मीन्स आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो, ठीक है, क्या डिसीजन लेना है, और फर्स्ट एड की आपको पूरी जानकारी हो, और दूसरा आपका जो बिहेवियर है वो स्किलफुल हो, दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को आप कैसे बिल्कुल फिजिकली और मेंटली अलर्ट होके आप उनको समझ सके, तो आपके अंदर सारी क्वालिटी होनी जरूरी है। खेलों में चोटें क्यों लगती हैं? तो भाई कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो इसको बार बार रिपीट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सभी को पता है कि अगर आप खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चोट लगने की संभावना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर आप परेशान हैं, गलत प्रशिक्षण आपने लिया है, या फिर आपके पास में जो टेक्निक है वो अच्छी नहीं है, या फिर आप गलत उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो आपको चोट लगने की संभावना ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? अगर हड्डी टूट गई, चटक गई, भाई इसको फ्रैक्चर ही कहा जाएगा। खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? सो सबसे पहला जी हाँ यहाँ पर राइस थेरेपी इस्तेमाल की जाएगी। अगर चोट लगी है तो सबसे पहला कौन सा इसमें देख सकते हैं, ठीक है, रेस्ट करना, आइस अप्लाई करना, इसके बाद में कॉन्ट्रास्ट उस पर कंप्रेशन देना, और जी हाँ चोट लगा जो भागा उसको एलिवेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्रायोथेरेपी कहा जाएगा। फ्लैट फुट से किसका पता फ्लैट फुट है अगर किसी को, तो उसका आप किस यंत्र से पता लगा सकते हैं? तो आप पेडोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, सो आपको पता चल जाएगा। ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्तस्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके की दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाएगा? तो इसको डोपिंग कहा जाएगा। घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज़्यादा लगती है? तो ये फुटबॉल में लगती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर का किस बॉडी पार्ट का जो सैंपल लिया जाएगा? तो ये आपका मूत्र का लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के माध्यम से किया गया इलाज क्या कहलाएगा? सो पानी से जो इलाज किया जाता है वैसे तो उसको भाई आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, उसको हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें वर्लपूल बात दिया गया है नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी की सिकाई के द्वारा या फिर गर्म पानी का उपचार करके, ठंडे पानी का उपचार करके जो विधि आपकी इस्तेमाल की जाती है चोट को ठीक करने के लिए, उसको कॉन्ट्रास्ट बाथ का नाम दिया जाता है। चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबोकर गति करवाने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रायोकाइनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है? किस उपचार में मोच का प्रयोग नहीं भाई, कह सकते हैं कि किस प्रकार की चोट में, ठीक है, आपका यहाँ पर या फिर भाई क्वेश्चन में लिखा किस उपचार में, भाई मोच में, ठीक है, इसमें आप ये पढ़िएगा कि मोच में किस प्रकार का उपचार है प्रयोग किया जाता है, तो वैक्स थेरेपी है, इसमें कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? सो सबसे पहला जी हाँ बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप चोट से अवॉइड करना चाहते हैं, चोट से बचना चाहते हैं, तो वार्म अप जरूर करें। खेलों में चोटों को
कौन से वर्गों में बांटा गया है? सो गंभीर चोट है, ठीक है, ओवर यूज इंजरी है, ठीक है, इनमें बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? तो इसको स्प्रेन कहा जाएगा। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट या फिर खिंचाव या फिर फटना क्या कहलाएगा? इसको स्ट्रेन कहा जाएगा। हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। और भाई मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा कि जो फिजियोथेरेपी वाले क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एड वाले हैं, मालिश वाले हैं, ठीक है, मेडिसिन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें लगभग सेम जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हड्डी तथा त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? तो इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर या फिर मिक्स फ्रैक्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ जाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कंट्यूजन इसको कहा जाएगा अगर चोट की वजह से नीला भाग पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अभी हाल ही में भाई कभी सचिन तेंदुलकर को इंजरी हुई थी यहाँ पर बैटिंग करते वक्त, तो उसको टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी सचिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाने वाले संभावित फ्रैक्चर को क्या नाम दिया गया? तो उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से? भाई अगर हड्डी टूट गई है तो उसमें आपको पेन होगा, ठीक है, सूजन आएगी, नीला पड़ जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, हड्डियों में आपस में रगड़क होने की आवाज़ है वो आपको चर चर की आवाज़ ऐसे सुनाई भी दे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है? सो मोस्टली जहाँ जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनके अंदर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर रहेगा, टूटती नहीं है, लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि हड्डी टूट भी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खेल में चोट लगने के बचाव के तरीके क्या रहेंगे? सो अगर खेल में आप भाई चोटों से बचना चाहते हैं तो दोबारा से रिपीट हो रहा है, याद कर लीजिएगा। जहाँ एक तो खिलाड़ी को फिटनेस, ठीक है, इसके साथ में वार्म अप ध्यान से करें, कूलिंग डाउन जरूर करें, रूल के अगेंस्ट ना जाएं, मीन्स रूल के नियमों का पालन नियमों का पालन करें, रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग खेलें, और जो आपकी जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है और जो आपकी वेशभूषा है उसको अच्छा रखें, तो आप खेलों में चोटों से बच सकते हैं। फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण आपके प्रयोग किए जाते हैं? तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर वैसे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गलत विधि लिख रखा है ना, तो इसको आप काट दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको खेलों में चोटों से बचना तो कौन कौन से उपकरण आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लेग गार्ड है, ठीक है, आपके ग्लव्स हैं, देखा होगा कि जो आपके गोलकीपर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपना माउथ गार्ड भी लगा के रख सकते हैं, इसके साथ में आप अपना जो शिन गार्ड है वो भी ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपको, और सेफ्टी आपका जो गार्ड है, ठीक है, आपका उसको जरूर यूज़ करें जिससे आप चोटों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है? सो यहाँ पे 4 प्रकार लिखे गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हड्डियों में फ्रैक्चर कौन कौन से रहेंगे? एक तो साधारण या फिर बंद फ्रैक्चर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक तो होता है क्लोज फ्रैक्चर और एक होता है आपका ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके वैसे इसमें इसने वैसे तो 4 बना दिया ना, ठीक है, साधारण बना दिया, बंद फ्रैक्चर बना दिया, संयुक्त बना दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ में खुला ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थानों से कुचली जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाएगा, जिसमें हड्डी है वो टूट के कई भागों में कुचली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाएगा? सो इसको एवोल्यूशन अस्थि फ्रैक्चर कहा जाएगा, ठीक है, एवोल्यूशन बोन फ्रैक्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? सो इसके लिए आप जो टूर्निकेट बैंडेज है, जैसे मैंने बताया था कि ठीक है, आपका क्रॉस सेक्शनल 8 की पोजीशन में आपकी जो बैंडेज है इसको बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट जो लगती है उसे क्या कहा जाएगा? अगर रगड़ जो लगती है, ठीक है, आपकी स्किन छिल जाती है, उसको एब्रेशन कहा जाता है। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? सो सबसे पहले आप ठंडे पानी या फिर बर्फ का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लिगामेंट मीन्स जो स्नायुबंध लिगामेंट इंजरी है उसका मुख्य रूप, जी हाँ, उसको कौन सी चोट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी स्प्रेन रहेगी, ठीक है, मुख्य रूप से यही चोट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस का क्या तात्पर्य है? भाई ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है, आर से बनेगा रेस्ट, आई से बनेगा आइस, सी से बनेगा कॉम्प्रेशन और ई से बनेगा एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? सो ये आपकी IASM रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में जो तीखा दर्द आपको महसूस होता है उसको क्या कहा जाएगा? इसको स्टिचेस कहा जाता है। ठीक है, इट्स रिलेटेड विद डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस नामक चोट शरीर के किस भाग में रखती है? तो ये आपकी वर्टिब्रा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रा आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मार्च फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की पानी बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में कौन सी चोटें लगती हैं? मीन्स जो आपके हर्डल जंपर होते हैं, ठीक है, वाटर जंप करते हैं, उसमें ब्रेस्ट हील फ्रैक्चर है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एक फुटबॉल खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा चोट है कहाँ लगती है? तो उसके घुटने पे और टखने पे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं, सो प्रेशर मैनिपुलेशन नेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए पड़ती है? तो भाई हम जब जो भी खाना खाते हैं तो ये आप एनर्जी लेने के लिए ही खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, संक्रामक रोग हैं, सो संक्रामक रोग के अंदर है मलेरिया, भी इसको काउंट किया जाता है बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं फैलता, इनडायरेक्टली फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की श्वसन में परेशानी कहलाती है, सो श्वसन में परेशानी आपको डायसोफिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन होता है? सो ये आपका जो कह सकते हैं जो CMO है, ठीक है, या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, हार्ट बीट को सुनने के लिए या फिर जो अंदरूनी आवाज़ आ रही है उसके लिए आप स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन ने पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये जिनेवा के अंदर बनाया गया है। शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर होती है? तो पोटेशियम की कमी से क्रैम्प्स आना है, ठीक है, और जो कमज़ोर है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अल्ट्रा थेरेपी के द्वारा किया जाता है। सूजन को कम करने के लिए सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट बाथ के द्वारा कम कर सकते हैं। विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती हैं, कौन सी अपनाई जाती है? भाई कोरेक्टिव एक्सरसाइजेज आपकी इस्तेमाल की जाती है। फ्रैक्चर का अर्थ क्या है? हड्डी का टूटना कहा जाएगा। लंबरगो, भाई नया नाम होगा मेरे ख्याल में, लंबरगो मीन्स जो लुम्बर वर्टिब्रा के अंदर आपको आपकी जो 5 लुम्बर वर्टिब्रा है उनमें जब पेन महसूस होता है तो उसको लंबरगो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति होना किसकी वजह से है? एड्रेनल ग्लैंड्स है, आपके एड्रेनलिन हार्मोन को बनाएगी। भाई अगर आपको चोट लगी हुई है, ठीक है, या फिर आप अभ्यास कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपनी उन चीज़ों को कह सकते सहन कर सकें या फिर उन चीज़ों से आप फाइट कर सकें, उसके लिए आपका एड्रेनल ग्लैंड से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस एल्बो नामक चोट है किस खेलों में होती है? तो ये आपका टेनिस और बैडमिंटन में। और भाई आप बोलेंगे सर टेनिस एल्बो के बारे में आपने सचिन तेंदुलकर को भी तो बताया था। तो देखिए जो चोट आपकी लगती है ना, मीन्स आपकी जो कोहनी की ऐसी मूवमेंट हो जाती है जिससे इसको नाम टेनिस एल्बो दिया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेनिस और सिर्फ बैडमिंटन में ही हो। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस इंजरी। लास्ट नहीं कहेंगे, हाँ लास्ट ही कहूँगा, उसमें लास्ट 4 और 5 ईयर आई हैव जस्ट ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस इंजरी टेनिस एल्बो। हुआ ये था कि ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस कर रहा था और जिसमें ट्राइसेप्स की जो एक्सरसाइज कर रहा था उसमें मैंने प्रॉपरली वार्म अप आप कह सकते हैं कि नहीं किया होगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैं कह सकती जो इंडोर नहीं आउटडोर एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की कर रहा था, उसकी वजह से भी ये मुझे हो गई थी कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एफ्लुएंजेस नामक शब्द किसके लिए संबंधित है? तो ये आपका मालिश के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, एफ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडनाइट्स से तात्पर्य क्या है? टेंडन के अंदर जो जलन होना है, टेंडन के अंदर जो पेन बनता है उसको टेंडनाइट्स कहा जाता है। थकान का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे है? तो ये आपके हाथ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ रहेगा? तो इसके अंदर इथाइल क्लोराइड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइजेज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? सो आप जो एक्सरसाइजेज या फिर एक्सरसाइज व्यायाम जो करते हैं उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है, आप कह सकते हैं जो फिजिकल रेजिस्टेंस आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ में जो सर्किट ट्रेनिंग है आपकी इस्तेमाल की जाती है। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो ऊंचाई पर प्रभाव ये पड़ता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल है कम रहेगा, हवा का जो प्रतिरोध है वो कम रहेगा और हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी एक क्षमता विकसित होती है? तो अगर आप इस तरह के एरिया के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा अभी हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें पढ़ा है, तो इसमें आपकी एरोबिक कैपेसिटीज है वो आपकी इंक्रीज होती है। गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो उसको हीट स्ट्रोक है और उसको कह सकते हैं जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। ऊष्माघात के क्या लक्षण होंगे? ऊष्माघात अगर आपको है, हीट स्ट्रोक अगर आपको हुई है, तो उसमें आपको पूरे शरीर में पेन महसूस होगा, ठीक है, गर्मी महसूस होगी, मांसपेशियों के अंदर मसल्स में क्रैम्प आएगा, ठीक है, और सर के अंदर और चेस्ट के अंदर आपको पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठंडे वातावरण में अभ्यास करने से शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ेंगे? तो आपकी मसल्स का जो कह सकते हैं जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो धीमा हो जाएगा, और इसके साथ में जो मसल्स के अंदर हार्डनेस आपको फील होती है मीन्स सख्त हो जाएगी, और इसके साथ में आपकी जो क्षतिपूर्ति मीन्स जो रिकवरी आपकी रेट है वो स्लो हो जाएगी, और उसके साथ में आपका जो ग्लाइकोजन का जो संग्रह है ये आपका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके का या फिर गलत प्रतिबंधित दवाओं का जो प्रयोग किया जाता है इसको क्या कहा जाएगा? इसको डोपिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब थोड़े से मसाज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मालिश से रिलेटेड भाई आप सभी की डिमांड पर चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तो इसको 4 प्रकार में बांटा गया है। उस मसाज को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है? तो इसको स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन का नाम दिया जाता है। नीडिंग मसाज को कितने भागों में बांटा गया है? सो नीडिंग मसाज को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसमें स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर और आयरनिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? सो प्रेशर मैनिपुलेशन को बांटा गया है नीडिंग के अंदर है, ठीक है, इसमें आपका प्रेटराइज और इसके अंदर है आपका फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है ये है पैट्रिसिस। पैट्रिसिस मसाज के कितने प्रकार रहेंगे? सो पैट्रिसिस मसाज के यहाँ पर प्रकार हैं, इसमें आपका पिकिंग अप है, ठीक है, रिंगिंग अप है और रोलिंग अप आपका रहेगा। फ्रिक्शन मसाज कितने प्रकार की रहती है? तो फ्रिक्शन में आपका ट्रांसवर्स और आपका सर्कुलर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि परकुशन मैनिपुलेशन कितने प्रकार का है? सो परकुशन मैनिपुलेशन के अंदर 4 प्रकार रहेंगे। परकुशन मैनिपुलेशन के अंदर कितने प्रकार हैं? सो यहाँ पे आपका हैकिंग है, क्लैपिंग है, बीटिंग है और आपका पॉन्डिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है हैकिंग क्लैपिंग में आपने देखा होगा ना, पीठ को थपथपाना है, ठीक है, या फिर उसमें बीटिंग करना, ठीक है, मुक्के वगैरह जैसे पंच बना के मारते हैं ना, आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, और प्रेशर के साथ में भी इसमें किया जाता है पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि परकुशन मैनिपुलेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टेम्पोर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज को क्या कहा जाएगा? तो इसको कपिंग या फिर क्यूबिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है, कप के आकार बनाकर उसमें थपथपाएंगे जब, सो उसको कपिंग कहा जाएगा। हैकिंग मसाज को कितने प्रकार में बांटा गया है? सो हैकिंग मसाज को यहाँ पर बांटा गया है डाइवर्जन में, ठीक है, कन्वर्जन में और आपका लॉन्गिट्यूडनल बांटा गया है। शेकिंग मैनिपुलेशन कितने प्रकार के रहेंगे? सो शेकिंग के अंदर आपकी 2 प्रकार हैं, इसमें एक तो वाइब्रेशन है और एक है शेकिंग, ठीक है, हिलाना और वाइब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकार में बांटा गया है? सो वैज्ञानिक तरीके में अगर आप बात करते हैं तो आपका स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन और प्रेशर मैनिपुलेशन 2 भाग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है? सो यहाँ पर इन्होंने बताया है आपका कपलिंग एबिलिटी और डिफरेंट एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भाग हैं? सो स्फूर्ति जो आपकी एजिलिटी है इसको आपकी एज, ठीक है, आपकी एज कैसी है और इसके साथ में वेदर और आपका जो थकावट का लेवल कैसा है, तो ये आपका प्रभावित करता है। आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किस को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सो ये आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य, शारीरिक स्वस्थता को, फिजिकल वेलनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति एवं तकनीक किस को प्रभावित करने वाले कारक है? तो ये गति को प्रभावित करने वाले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रूप, रंग एवं सामाजिक जीवन का बढ़ना तथा दमखम में जो स्टेमिना बढ़ना, ये किसके लिए सभी लाभ किससे होते हैं? तो ये आपका फिजिकल वेलनेस से होने वाले लाभ रहेंगे। एक स्थान पर अगर आप लगातार दौड़ रहे हैं 1 घंटे का, ठीक है, प्रति
पर 1 आवर की हम इस हिसाब से देखते हैं। सो अगर आप एक स्थान पर खड़े खड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप 550 कैलोरीज किलो कैलोरीज बर्न कर लेंगे। 6 मील घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर खिलाड़ी को कितनी कैलोरीज ऊर्जा का व्यय मिलता है। सो यहाँ पर आप अगर 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप रनिंग कर रहे हैं, सॉरी साइकिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 4000 से लेके 5000 किलो कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। बर्न करने का मतलब है कि आपको जरूरत रहेगी 4 मील घंटा की दर से चलने पर खिलाड़ी को कितनी कैलोरीज की खपत होती है, तो यहाँ पर 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरीज बर्न करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर कि शरीर या देह की मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा किए गए जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से हैं। सो शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ में किया है। एंटोमार्फ लिखा हुआ है तो इसको आप एक्टोमार्फ पढ़िएगा, ठीक है। सो चलिए अब है यहाँ पर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से रिलेटेड 130 क्वेश्चन, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को बता दूं कि ये अभी हमने कर लिए हैं यहाँ पर 550। जी हाँ, मैंने सीरीज़ में ऊपर बताया है आपको 500 क्वेश्चन, तो जी हाँ मैं 50 क्वेश्चन है वो वैसे ही काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने इसको राउंड फिगर में लिख दिया 500 क्वेश्चन। तो ये कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ये आगे के क्वेश्चन है जी हाँ, जहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड 130 और इसके साथ में योगा से रिलेटेड है, आपके रिक्रिएशन है, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। सो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे कल वाली सीरीज में। जी हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उस सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम जो सीरीज है वो कल स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट आप सभी के लिए लेके आएंगे और सेकंड पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर फिर से 500 क्वेश्चन। सो कैसी लगी सीरीज मुझे ये जरूर बताइएगा। अगर आप इस फर्स्ट पार्ट के साथ में जो सेकंड पार्ट आपके लिए मैं जो कल लेके आऊँगा उस सेकंड पार्ट को करने के बाद अगर आप थर्ड पार्ट भी इसका देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जैसा मैं आप सभी को मोटिवेट करता रहता हूं और मैं जैसा आप सभी को बार बार बोलता हूं, दोस्तों आप है ना अपनी बुक्स के साथ 3 से 4 घंटे ज़रूर बिताइएगा। जैसा मैं अपनी बुक्स के साथ 5 से 6 घंटे रात को, जब पता है कि आप सभी के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मैं मेरी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और आप सभी के लिए लगातार लगा रहा हूँ। सो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। जब भी दिल में आए लर्निंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए ही आप पढ़ें, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमेशा जो लर्निंग में रहेगा वही कुछ पा लेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट कल आपका इस सेकंड पार्ट में। सो मुझे दीजिए इजाज़त। कैसी लगी सीरीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।